हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं वीलो। और आप लोग के लिए बिहार बोर्ड का हिस्ट्री की क्लास को मैं लेके आया हूं। उसके बाद द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, जो चैप्टर नंबर 3 है हिस्ट्री का, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 होगा, तो जल्दी से हम लोग इंडो चाइना की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंडो चाइना के बारे में बात कर लें कि इंडो चाइना है क्या। तो इंडो चाइना एक पेनिनसुलर रीजन है। ठीक है, पेनिनसुलर रीजन जो आपका बहुत किलोमीटर में फैला हुआ है, वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद हम लोग नेशनलिज्म के बारे में समझेंगे, और यहाँ पर कुछ कुछ घटनाएं हुई थी। वियतनामीज रिवॉल्यूशन हुआ था, उसको भी पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बहुत मज़ा आएगा। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यस, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा कि नेशनलिज्म क्या है। ठीक है, व्हाट इज नेशनलिज्म? नेशनलिज्म इज अ फीलिंग दैट बिकम्स द कैरियर ऑफ यूनाइटी अमंग द पीपल। देखो, नेशनलिज्म के 3 या 4 हम लोग डिफिनेशन पढ़ने वाले हैं, जिसको आप कोई भी एक याद कर सकते हैं। ठीक है, पीपल लिविंग इन अ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल कल्चर और सोशल एनवायरनमेंट। नेशनलिज्म वो फीलिंग है जो आती है कैसे आती है? यूनाइटी से आती है। किसके यूनाइटी से? पीपल के यूनाइटी से। कहाँ रहने वाले? उस पार्टिकुलर एरिया में रहने वाले, जो उस कल्चरल के रहने वाले हैं। उसमें एक कैरियर आती है यूनाइटी की, कि उसमें हम लोग को बदलाव चाहिए, राष्ट्रवाद चाहिए, कि हम लोग को राष्ट्रवाद चाहिए, कि हम लोग को रहना है इसमें, इसके कारण से। ठीक है, और यहाँ पर और डिफिनेशन है कि जैसे कि इट इज़ द नेम of the belief of a group of people under which of they consider themselves united on the basis of shared history and tradition, language, ethnicity। देखो, तो मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म के बारे में जाने तो प्रिंसिपल ऑफ लॉयल्टी और डिटर्मिनेशन टू द नेशन और द राइज ऑफ नेशनल कॉन्सिक्वेंसेस इज प्रोग्रेस एंड मेंटेनिंग ऑल द रूल्स एंड आइडियाज टुवर्ड्स इट। मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म का यही बोलता है कि जो ट्रेडिशन, लैंग्वेज और कल्चर के बारे में कोई राष्ट्रवाद उत्पन्न हो जाए, उसे हम लोग नेशनलिज्म कहते हैं। ठीक है, चलो, नेशनलिज्म के बारे में बोले तो ये एक सिंपल सा एक नेशन है, फीलिंग एंड लव फॉर वंस नेशन। अगर नेशन के भावना है, नेशन के प्रति भावना है, उसे नेशनलिज्म कहेंगे। ठीक है, हम लोग का इंडिया में जो है वो अभी नेशनलिज्म इंडिया है। ठीक है, चलो, अब हम लोग अपने इंडो चाइना के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पेनिनसुलर रीजन, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था, पेनिनसुलर रीजन है ये आप लोग की, है ना, स्प्रेड इन साउथ ईस्ट एशिया। अब जैसे कि मैं एशिया के बारे में बात कर लूँ, वहाँ पर साउथ ईस्ट में एक पेनिनसुलर रीजन है जो 2.80 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और ये क्या क्या इंक्लूड करती है? अगर हम लोग प्रेजेंट डे के माध्यम से देखा जाए तो ये वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, 3 देश को मिला के ये पेनिनसुलर रीजन बनती है। ठीक है, टोंकिन एंड अनम ऑफ वियतनाम रिमेन अंडर चाइनीज ऑक्यूपेशन ऑफ मैनी सेंचुरीज। ऑन द अदर हैंड, लाओस, कंबोडिया वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन कल्चर। देखो, टोंकिन और अनम जो है वो वियतनाम के हैं, लेकिन वो चाइनीज ऑक्यूपेशन पर आते हैं बहुत सालों से। ठीक है, 1-2 साल नहीं, सेंचुरीज से आ रहे हैं, यानी कि 100 सालों से, बहुत सारे से आ रहे हैं। लाओस, कंबोडिया वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन कल्चर। लाओस, कंबोडिया जो है आपके, वो इन्फ्लुएंस्ड है इंडियन कल्चर से। लाओस, कंबोडिया, वहाँ पर जाओगे तो इंडिया के कल्चर को ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इन द 4th सेंचुरी कंबूज वाज द मेन सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर। 4वीं शताब्दी में क्या हुआ था? कंबूज जो है मेन सेंटर था इंडिया का कल्चर का। इंडिया कल्चर जो है पूरे विदेश में फैला हुआ था। इंडियन कल्चर में जैसे कि हम लोग के लॉर्ड विष्णु आ गए, बट बहुत सारे लॉर्ड आ सकते हैं, वो हम लोग का सेंटर कहाँ था? कंबूज था। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं द टेम्पल ऑफ अंगकोर वाट वॉज बिल्ट बाई किंग सूर्यवर्मा टू in 12th century, built in the 16th century, Kambuj collapsed। तो जब अंकोर वाट बिल्ट हुआ, कहाँ पर? किंग सूर्यवर्मा के द्वारा 12वीं शताब्दी में, तब
बट इन द सेंचुरी, तब 16 शताब्दी में धीरे धीरे कम्बोज कोलैप्स्ड हो गया और वो बंद हो गया। ठीक है, कम्बोज में नहीं जाने लगे, अंकोर वाट में जाने लगे। थर्स ड्यू टू द cultural influence of China on some countries and India on some countries, it can be known as Indochina। जिसके कारण से कल्चरल इन्फ्लुएंस चाइना के और कुछ कंट्रीज़ के और इंडिया के मिल गए और उसे हम लोग इंडो चाइना के नाम से जाना गया। इंडो और इंडियन और चाइना के बीच में जो हम लोग कल्चर बना उसको हम लोग इंडो चाइना नाम दें। ठीक है, पेनिसुलर रीजन जो हम लोग बोले हैं कि अभी वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में, ये फिर से आ गया है क्या? ये फार फिर से आ गया, यस, इतना फिर से आ गया था। ठीक है, हम लोग यहाँ पर फिर से चलते हैं। टाइपिंग मिस्टेक आप लोग जानते ही हो। तो एडवेंट ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज एंड फ्रेंच डोमिनेंस, तो अब हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं ट्रेडिंग कंपनीज़ में, फ्रेंच डोमिनेंस के बारे में। तो हम लोग ने थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया है उसका, तो इंट्रोडक्शन क्या क्या लिया मैं अभी बता देता हूँ। चलिए सबसे शुरू में चल जाते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले जाना कि नेशनलिज्म क्या है। ठीक, सबसे पहले हम लोग ने क्या जाना, नेशनलिज्म क्या है। उसके बाद मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म जाना, और एक नेशनलिज्म का छोटा सा डिफिनेशन यहाँ पर आपको दिया हुआ था। ठीक है, यस, ठीक है, चलो। उसके बाद हम लोग ने और इंडो चाइना के बारे में बहुत सारा चीज़ बात किया, अंकोर वाटिका के बारे में बात किया और बहुत कुछ। अब हम लोग आ चुके हैं कि फ्रेंच लोग जब इंडिया आए थे या फिर और कोई भी देश, तो वो क्या हाल हुआ था उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलो। इन 1498 AD, यानी कि आफ्टर डेथ ऑफ द जस्ट क्या, वास्को डी गामा डिस्कवर्ड अ सी रूट इन हिज डिज़ायर टू कनेक्ट विथ इंडिया। देन द पोर्टुगीज वेयर द फर्स्ट ट्रेडर्स। देखो, वास्को डी गामा जब सी रूट जो था तुम्हारा उसको डिस्कवर्ड किया था ना, तब इंडिया का रास्ता मिल चुका था और सबसे पहले हम लोग के पोर्तुगीज़ आए थे इंडिया में ट्रेड करने। ठीक है, पोर्तुगीज़ ट्रेडर्स इन 1510 AD। देखो, हम लोग को 1498 में मिल गया था। आप लोगों ने हो सकता है बिहार बोर्ड क्लास 9 में पढ़ा होगा तो अच्छा होगा। 1498 में हमें रास्ता मिल गया था घर में। ठीक है, तो 1498 में जब हम लोग का रास्ता मिला तो 1510 में, यानी कि 12 साल बाद हम लोग के पोर्तुगीज़ आ गए ट्रेड करने। बाय मेकिंग मलाका ट्रेडिंग सेंटर ही स्टार्टेड ट्रेड विथ इंडो चाइनीज़ कंट्रीज। मलाका ट्रेडिंग सेंटर बनाया गया इंडो चाइनीज़ की कंट्रीज़ के बीच में और वहाँ पर हमारा ट्रेड होने लगा। दिस वॉज फॉलोड बाय द अराइवल ऑफ द स्पेनिश, द डच, इंग्लैंड एंड द फ्रेंच। उसके बाद धीरे धीरे सभी लोग हमारे देश में आए और ट्रेड किए और अपना घर बसाए हैं। वो हम लोग के ही बदौलत हैं। ठीक है, चलो, उसके नाम दिया हुआ है जो उसके बाद एक यहाँ पर एक छोटा सा नोट दिया हुआ है, क्या क्या है देख लेते हैं। नो वन इन दीज कंपनीज एक्सेप्ट द फ्रांस अटेम्प्टेड टू एस्टैब्लिश देयर पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर देयर टेरिटरीज, बट फ्रांस वाज स्ट्राइविंग दिस डायरेक्शन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। बोल रहा है कि कोई कंपनी फ्रेंच को एक्सेप्ट नहीं करने रही थी, फ्रेंच को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी क्योंकि वो जो पॉलिटिकल डोमिनेंस को एकदम लेके नहीं चलती थी, वो अलग ही एक टेरिटरीज बनाना चाहते थे। इसके कारण से वो शुरुआत से ही फ्रांस एकदम स्ट्राइविंग रहा है। ठीक है, चलो, अब हम लोग फिर से अपना बाय द बिगनिंग ऑफ 20th century the whole of India China came under French suzerainty। क्या बोल रहा है कि 20वीं शताब्दी से शुरुआत में पूरी इंडो चाइना आ चुकी है फ्रेंच में। ठीक है, फ्रेंच के में धीरे धीरे आ रही थी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव हो गई कि कोलोनाइजेशन होना चाहिए बाय फ्रांस, ऑब्जेक्टिव ऑफ कोलोनाइजेशन बाय फ्रांस, फ्रांस के द्वारा ऑब्जेक्टिव हो गई कि कोलोनाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, द पर्पज ऑफ फ्रांस ड्यू टू कोलोनाइज इंडो चाइना वाज टू फेस द ट्रेड कंपटीशन ऑफ डच एंड ब्रिटिश कंपनीज। क्या हुआ कि फ्रांस में जब प्रपोज हुआ तब इंडो चाइना फेस करती है एक ट्रेड क्या जो डच और ब्रिटिश कंपनीज में
कंपटीशन चल रही थी। तब फ्रेंच आते हैं और रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बनाते हैं और फ्रॉम द कॉलोनीज एंड मार्केट ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम द गुड्स प्रोड्यूस्ड, जिसके कारण से डच और ब्रिटिश कंपनीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और उसमें बदलाव हुआ। ठीक है। सिविलाइजेशन ऑफ बैकवर्ड सोसाइटीज वाज अ सेल्फ डिक्लेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेवलप्ड यूरोपियन स्टेट्स। सिविलाइजेशन ऑफ बैकवर्ड सोसाइटी यानी कि बैकवर्ड सोसाइटी की जो सिविलाइजेशन है उसे सेल्फ डिक्लेयर्ड कर दिया गया और डेवलप्ड कर दिया गया यूरोपियन स्टेट्स को। ठीक है। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ जिसमें वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट था। सिस्टम वाज अ टाइप ऑफ बॉन्डेड लेबर के लिए हुआ। देयर द वर्कर्स हैड नो राइट्स वेयर इज द मास्टर हैड अनलिमिटेड राइट्स। ये जो कॉन्ट्रैक्ट था यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, इसमें लिखा हुआ था कि लेबर को कोई भी राइट नहीं होगा जबकि मास्टर को पूरी राइट होगी। ठीक है। द फ्रेंच हु सेटल्ड इंडो चाइना वेयर कॉल्ड कोलोन। ठीक है। इसको आप लोग कॉलोनी भी बोल सकते हैं। ठीक है। फ्रेंच के जो इंडो चाइना में थे, फ्रेंच के अंदर जो इंडो चाइना में थे उसे हम लोग कोलोन कहते हैं। ठीक है। चलो, डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिटी इन इंडो चाइना। इंडो चाइना में क्या डेवलपमेंट हुआ नेशनलिटी में, तो चलिए उसको पढ़ते हैं एक बार। फ्रेंच कॉलोनिज्म इन इंडो चाइना। जब फ्रेंच लोग ने आई तब उसमें एक आंदोलन हुआ जो पीरियोडिक रिवोल्ट्स करती है फ्रॉम द अर्ली डेज यानी कि पुराने दिनों से। बट इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी इट बिकम मोर प्रोमिनेंट। और जब 20वीं शताब्दी आई यानी कि 1900 से लेकर 2000 तक वो दिन आया तब आपका क्या हो गया, मोर प्रोमिनेंट हो गया। 1930 AD में क्या हो गया, फाउंडेड अ रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन कौन, फान भोई चाओ इन एडी हुज लीडर वाज कॉन्ग डे। 1930 में क्या हुआ कि फान भोई चाओ फाउंड हुआ और जो इसने रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ने किया था फाउंड को, और इसके लीडर थे कॉन्ग डे। ठीक है। चलो, उसके बाद है फान भोई चाय। अब फान भोई चाय के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन होगा। फान भोई चाय क्रिएटेड अ स्टीर बाय राइटिंग द हिस्टोरी ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। फान भोई चाओ क्रिएटेड अ स्टीर यानी कि वो एक बुक शायद लिखे होंगे या फिर अनाउंस किए होंगे, है ना, कि हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम का हिस्ट्री कैसे खो गया उसके बारे में। ठीक है। द चेंज ऑफ पावर इन चाइना अंडर द लीडरशिप ऑफ sun Yat-sen इंस्पायर्ड द स्टूडेंट्स ऑफ इंडो चाइना टू स्टैब्लिश द वियतनाम कुआन फोई खोई, जिसको हम लोग वियतनाम लिबरेशन एसोसिएशन। तो हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं थोड़ा सा कि लिबरल जो है फ्यू काई जो बोला जाता है वो क्या है, वो हम लोग जान लेते हैं हल्का सा। वियतनाम कुआन फोई खोई, जिसको हम लोग वियतनाम लिबरेशन एसोसिएशन जो बोलते हैं, ये क्या करती है, कुछ नहीं करती है, चेंज ऑफ पावर इन चाइना। बस ये क्या करती है, पावर को चेंज करने का काम करती है। कहाँ पर चेंज, कहाँ पर, चाइना में। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, तो आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का यहाँ पर लिखा हुआ है 1914 द पैट्रियट्स क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं जरा सा। पैट्रियट्स होता है 1914 में द पैट्रियट्स फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द वियतनामीज नेशनलिस्ट पार्टी, जिसका सिंबल कुछ इस तरह सा था। ठीक है। पैट्रियट्स जो होता है वो आपका पैट्रियट्स, इसको आप लोग हम लोग ये बोल सकते हैं जो वो नहीं होता कॉलोनियल रूल, मतलब जो कॉलोनियल में रहते हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं। एक बार हम इसको बता दें, जैसे कि हो गया हम लोग इंडिया में क्या है, गुलाम बन के गुलाम हो सकते हैं ये। तो ये वियतनामीज नेशनलिस्ट पार्टी फॉर्म करते हैं और इसको हम लोग फिर पार्टी भी बोल सकते हैं कि पार्टी के मतलब पब्लिक के रूप में काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद है चाइना हैड कंट्रोल ओवर इंडो चाइना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ट्रेड एंड फॉर फिश ट्रेड, येट दे रिमेंड सेपरेट फ्रॉम द मेन पॉलिटिक्स। चाइना जो है कंट्रोल करती है इंडो चाइना को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स से, ट्रेड से, फिश ट्रेड से, सारी ट्रेड को कंट्रोल करती है चाइना जो है। ठीक है।
और वो कंट्रोल कैसे होता है, वो आपका वियतनामीज नेशनलिस्ट पार्टी से होता है, ठीक है। और वियतनामीज नेशनलिस्ट पार्टी कब बना है, तो वो आपको याद रखना है 1914 में नेशनलिस्ट पार्टी बना था, ठीक है। और उसको कौन बनाया था, तो पैट्रियट, नेशनलिस्ट पार्टी पैट्रियट बनाए थे। तो ये आप लोग को याद रखना है। आगे चलते हैं। फॉर दिस रीजन द पीपल गॉट एंग्री विथ हिम एंड स्टार्टेड द चाइनीज बॉयकॉट मूवमेंट इन 1919। तो इस कारण से जब चाइना इंडो चाइना में पूरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को ट्रेड करने लगे, तब चाइनीज़ बॉयकॉट होने लगा मूवमेंट, चाइनीज़ बॉयकॉट मूवमेंट होने लगा। जैसे कि अभी हाल में आप लोग को ये पता होगा कि इंडिया ने भी अभी हाल में चाइना बॉयकॉट मूवमेंट को स्टार्ट किया था, और कुछ इस तरह से हम लोग प्रदर्शन किए थे, और उसके बाद हमारा जो फायर क्रैकर्स है वो हम लोग यूज़ नहीं करते थे, ठीक है। सम लिबरल पॉलिसीज़, और ये कब हुआ था, तो इसको आप लोग याद कर लेना। जो ब्लैक से लिखा हुआ डार्क से, वो आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ठीक, चाइनीज़ बॉयकॉट मूवमेंट कब हुआ, 1919 में, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं। अ रिप्रेजेंटेटिव असेंबली वाज फॉर्म्ड फॉर कोचिन चाइना एंड अरेंजमेंट्स वेयर मेड फॉर द इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स। क्या हुआ कि रिप्रेजेंटेटिव असेंबली फॉर्म्ड हुआ किसके लिए, कोचिन चाइना के लिए। यानी कि जब हमारा इंडो चाइना मिल गया था ना, तो वो कोचिन चाइना भी बन रहा था, और यहाँ पर कुछ सम लिबरल पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया गया। कहाँ से, फर्स्ट वर्ल्ड वार से, ठीक है। इन 1917 में क्या हुआ कि वियतनामीज स्टूडेंट नेम्ड नुगान आई क्वासी हो ची मिन फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ कम्युनिस्ट इन पेरिस इटसेल्फ। और हो चिन नामक एक आदमी ने, वियतनाम स्टूडेंट जो था, वो 1917 में एक फॉर्म करता है जिसका नाम रहता है कम्युनिस्ट इन पेरिस इटसेल्फ। और वो कम्युनिस्ट रहता है, कम्युनिस्ट की तरह काम करता है पेरिस में, ठीक है। हो ची मिन वेंट टू मॉस्को टू रिसीव एजुकेशन एंड इंस्पायर्ड बाय कम्युनिज्म फॉर्म द वियतनामीज रिवॉल्यूशन पार्टी इन 1925। उसके बाद हो ची मिन ने रिवॉल्यूशन पार्टी को बनाया। हो ची मिन ने रिवॉल्यूशन पार्टी को बनाया, जिसको हम लोग वियतनामीज रिवॉल्यूशन पार्टी का भी नाम दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये 1925 में बना था, ठीक है। आगे चलते हैं। और ये कहाँ से इंस्पायर्ड था, ये एजुकेशन विल लेने कहाँ गया, मॉस्को में, जो अभी हमारा पेरिस में शायद पड़ता है ना, नहीं, लंदन में पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं। द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक रिसेशन और द 1930s ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। और जब वर्ल्ड वाइड, अच्छा, हो ची मिन कौन था, उसके मैंने फ़ोटो भी लगाया होगा, आगे रुक जो मैं दिखा देता हूँ। तो ये हैं हमारे हो ची मिन, जो बहुत ही कम उम्र में रिवॉल्यूशनरी बन चुके थे, है ना, रिवॉल्यूशनरी आदमी थे ये। तो ये इनका बारे में हम लोग बात करेंगे आगे भी, और बहुत कुछ है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक रिसेशन 1930s में बहुत कंट्रीब्यूट किए हैं अपने नेशनलिज्म में, ठीक है। वर्ल्ड वार टू एंड वियतनामीज इंडिपेंडेंस, अब बात करते हैं कि वर्ल्ड वार टू में क्या हुआ और वियतनामीज इंडिपेंडेंस में क्या हुआ। तो जून 1940 में क्या हुआ, फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय जर्मनी एंड जर्मन सपोर्टेड पावर वॉज इस्टेब्लिश्ड इन फ्रांस। उसके बाद जब वर्ल्ड वार टू हुआ और वियतनामीज में कुछ फ़र्क आने लगा, जब फ्रांस और जर्मनी में लड़ाई हुआ, फ्रांस और जर्मनी में भी लड़ाई हुआ था, तो वहाँ पर जर्मनी जीत गई थी और फ्रांस को हटा दिया गया, ठीक है, जून 1940, ठीक है। 1940 में मतलब फ्रांस हार गया था आपका, और फ्रांस इस्टेब्लिश्ड हो गया था। कहाँ से, सपोर्टेड पावर से, पर जर्मन सपोर्टेड पावर वाज इस्टेब्लिश्ड इन फ्रांस। और फ्रांस में क्या हो गया था, जर्मन पावर आ चुकी थी, कब, 1940 में। आफ्टर दैट जापान इस्टेब्लिश इट्स पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर द होल ऑफ इंडो चाइना। उसके बाद इंडो चाइना में जापान लोग आए। फ्रांस जब हार गया तो जर्मनी को फ्रांस मिल गया, जर्मनी को फ्रांस मिल गया आधे हिस्से, और फ्रांस और इंडो चाइना में जो फ्रांस राज कर रहा था ना, इंडो चाइना में आपको पता है कि फ्रांस राज कर रहा था, वहाँ पर आ चुका है आपका जापान, ठीक है, जापान आ चुका है। आगे चलते हैं और आगे वाली बात करते हैं हम लोग। आगे क्या होता है, अंडर द लीडरशिप ऑफ हो ची मिन एक्टिविटीज़ फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री स्टेब्लिश्ड द वियत मिन, जो हम लोग वियतनाम फ्रीडम लीग के नाम से जानते हैं, एंड अडोप्टेड guerrilla warfare policy involving the suffering farmers, intellectuals, terrorized
ट्रेडर्स ऑल। क्या बोल रहा है कि हो ची मिन के द्वारा जब एक इस्टेब्लिश्ड हुआ वियतनाम फ्रीडम लीग बना और कुछ अडॉप्ट हुआ गुरिल्ला वेलफेयर पॉलिसी, एक पॉलिसी था जिसको अडॉप्ट किया गया किसके द्वारा, हो ची मिन के द्वारा। इनका नाम क्या है, नोट कर लो, हो ची मिन। एक मिनट, ठीक है, हो ची मिन, मोह लिख देंगे बाद में, हो ची मिन, है ना, हो ची मिन। चलो तो मोह लिख देते हैं इसको, कहेंगे फिर यहाँ पर क्या रहेगा, ये क्यों रहेगा, है ना। एक मिनट, ये कहाँ चला गया, ऐसे क्यों हो रहा है? चलो इसको डिलीट कर देते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं हो ची मिन, हो ची मिन, ठीक है, हो ची मिन ये है, ठीक है। चलिए, इन 1944 फ्रांस विथड्रू फ्रॉम अ जर्मन ऑक्यूपेशन एंड जापान सरेंडर्ड आफ्टर अ न्यूक्लियर अटैक ऑन जापान। क्या हुआ कि जब फ्रांस विथड्रू कर दिया गया जर्मन में, कि जर्मन ऑक्यूपेशन में, और जापान सरेंडर्ड हो गया एक न्यूक्लियर अटैक ऑन जापान। जब जापान में न्यूक्लियर अटैक हुआ तब जापान सरेंडर कर दिया गया और जर्मन के हाथ में सौंप दिया गया। इन दिस सिचुएशन द जापानीज आर्मी स्टार्टेड लिविंग वियतनाम एंड फ्रांस डिड नॉट हैव इनफ पावर टू रीस्टैब्लिश इटसेल्फ इंडो चाइना। और ये सिचुएशन में जापानीज के पास कुछ चारा नहीं था और वो वियतनाम से हटने लगे, और फ्रांस के पास पावर कुछ ऐसा नहीं था कि वो रीस्टैब्लिश करा दे इंडो चाइना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ तक ने हम लोग पढ़ा कि फ्रांस ने कैसे हमारे इंडो चाइना पर राज किया, उसके बाद जापान ने कैसे आया और जापान भी कैसे हटा, जापान को हटाया गया। ठीक है, जापान को भी हटाया गया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ चुका होगा। क्या बोल रहे, टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस the Vietnamese nationalists declared the independence of Vietnam by establishing a democratic republic under the leadership of Viet Minh on 2 September 1945. Ho Chi Minh was made the head of this government। क्या बोल रहा है कि एक एडवांटेज हुआ, क्या हुआ कि वियतनामीज नेशनलिस्ट जो थे वो डिक्लेयर कर दिए कि इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम ऑफ डेमोक्रेटिक। देखो, वियत मिन जो अभी बनाए थे वियतनाम फ्रीडम लीग, उसके में बहुत सारे लोग आदमी थे जो ऐसा कुछ दिखता था हम लोग का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, जो वियत मिन यानी कि हमारे हो ची मिन के लीडरशिप में था, और वो 2 सितंबर 1945 को हेड बन गए थे उस गवर्नमेंट का। ठीक है, वियतनामीज जो थे वो नेशनलिस्ट डिक्लेयर्ड हो गए और इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए वो काम करने लगे। फ्रेंच पॉलिसी क्या था टुवर्ड्स इंडो चाइना, फ्रेंच पॉलिसी कुछ पॉलिसी भी थी फ्रेंच की, तो वो कौन सा पॉलिसी थी वो पढ़ते हैं। फ्रांस वांटेड टू सेव इट्स संकीन एम्पायर इन इंडो चाइना। फ्रांस क्या कहते हैं, फ्रांस जो था वो संकीन एम्पायर को सेव करने की बात कर रही थी। सो ही प्लान्ड अ न्यू कॉलोनियल सिस्टम, जिसके कारण से वो एक कॉलोनियल सिस्टम को बनाया। फ्रांस डिक्लेयर्ड दैट द वास्ट एम्पायर ऑफ फ्रांस वुड ही मेड अ यूनियन कंसिस्टिंग ऑफ सबऑर्डिनेट कॉलोनीज। उसके बाद धीरे धीरे फ्रांस एक वास्ट एम्पायर बन गया फ्रांस, उसके बाद एक सबऑर्डिनेट कॉलोनीज भी बन चुकी थी हमारी वियतनाम। ठीक है, इंडो चाइना विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दिस फेडरेशन, और इस फेडरेशन में इंडो चाइना भी कुछ पार्ट थी। तो कौन सा पार्ट था, विद द विड्रॉल ऑफ जापानीज फोर्सेज द वियतनामीज गुरिल्लास fought fiercely as soon as the France army reached Saigon and the French army remained trapped in Saigon। उसके बाद क्या हो गया, जापानी जब वो छोड़ के, जापान फोर्सेस जब छोड़ के चल गए, तब वियतनाम गुरिल्लास जो थे वो फाउट किए, मतलब लड़े किससे, फ्रेंच से, फ्रेंच आर्मी से साइगन में, और फ्रेंच आर्मी रिमेंड हो गए, मतलब साइगन में वो बंद गए और वहाँ से फ्रेंच धीरे धीरे हट गया। उसके बाद 6 मार्च 1946 को हनोई एग्रीमेंट साइन हुआ, जो तुम्हारा एग्रीमेंट ऐसा कुछ दिखता था। ठीक है, इनमें बहुत सारे देश के नाम होंगे। ठीक है, वियतनाम
वॉज साइंड बिटवीन फ्रांस एंड वियतनाम। हनोई एग्रीमेंट साइन हुआ फ्रांस और वियतनाम के पीछे। वो क्या एग्रीमेंट था वो अभी हम पढ़ेंगे। अंडर विच फ्रांस कंसीडर्ड वियतनाम एज एन इंडिपेंडेंट एंटाइटी एज अ रिपब्लिक। उसके पीछे क्या था कि फ्रांस जो है वो साइन कर दिया कि वियतनाम जो है वो इंडिपेंडेंट एंटाइटी है, रिपब्लिक, वो लोकतंत्र इंडिपेंडेंट, ठीक है। विद द बिलीफ दैट द रिपब्लिक वुड रिमेन इन द इंडो चाइना यूनियन एंड द इंडो चाइना यूनियन वुड रिमेन इन द फ्रेंच यूनियन। उसके बाद ये इसमें साफ जाके जाहिर हो गया कि रिपब्लिक का मतलब ही होता है इंडो चाइना यूनियन अलग है और इंडो चाइना रिमेन इन द फ्रेंच यूनियन, और वो फ्रेंच यूनियन भी अलग हो गया। फ्रांस established a separate government in Cochin, China, which broke the Hanoi Agreement. France got the support of some Vietnamese reactionary forces with whose cooperation with the newly formed government started running. उसके बाद फ्रांस जो है एक इस्टेब्लिश करता है, कहाँ पर इस्टेब्लिश करता है गवर्नमेंट, कोचिन चाइना में। जैसे कि हम बताएं तो कोचिन चाइना में भी कुछ चाइना में हुआ होगा कोचिन, वहाँ पर एक हनोई गवर्नमेंट को हटा देता है, उसके बाद वो एक इस्टेब्लिश्ड करता है, ठीक है। Until now, to Ho Chi Minh's strength was not enough to directly compete with the French army, so again the guerrilla war started. हो ची मिन का जो स्ट्रेंथ था वो इतना ज़्यादा नहीं था कि वो फ्रेंच आर्मी से compete कर पाए, यानी कि कंपटीशन कर पाए, और उसके बाद गुरिल्ला वार स्टार्ट हुआ फिर से। इन दिस सीक्वेंस द गुरिल्ला ट्रूप्स लॉन्च्ड अ फियर्स अटैक ऑन डेन वेन फू। फ्रांस वॉज बैडली डिफीटेड इन दिस वार। तो इसके कारण से जब हो ची मिन डिफीट कर दिया फ्रांस को, तब क्या हुआ कि 16,000 से भी ज़्यादा फ्रांस के सोल्जर जो थे वो सरेंडर हो गए, और डीन विन फूक बिकम द प्रोफेशन ऑफ कम्युनिस्ट। उसके बाद हमारा वियतनाम जो था वो छुटकारा पाया फ्रेंच से, ठीक है। उसके बाद आता है यूएस इंटरवेंशन, यानी कि यूएस जो भी अब धीरे धीरे आ रहे थे कहाँ पर, हमारे इंडो चाइना में, ठीक है, यानी कि वियतनाम में। उसके बाद अमेरिका विच वाज सपोर्टिंग फ्रांस टिल नाउ adopted the policy of intervention in Indochina. It was also announced in opposition to the communist. अब अमेरिका जो फ्रांस के सपोर्ट में था अभी तक, वो पॉलिसी को अडॉप्ट करता है और इंटरवेंशन इन इंडो चाइना, और इंडो चाइना में पॉलिसी बना देता है कि वहाँ पर कम्युनिस्ट का अपोजिशन में वो काम करेगा, ठीक है। इन 1954 a dialogue was called the Indo-China problem which is known as the जेनेवा एग्रीमेंट। क्या हुआ कि डायलॉग बन गया, वहाँ पर डायलॉग हुआ और वहाँ पर एक जेनेवा एग्रीमेंट को नाम दिया गया, क्योंकि इंडो चाइना में प्रॉब्लम बहुत आ रही थी। जेनेवा एग्रीमेंट डिवाइडेड द होल ऑफ वियतनाम इनटू 2 पार्ट्स। जेनेवा में क्या हो रहा था, जेनेवा एग्रीमेंट के चलते वियतनाम जो हो रही थी वो 2 पार्ट में बट रही थी। द एरिया नॉर्थ एडजस्टिंग टू द हनोई रिवर वेयर गिवन टू नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ टू वियतनाम टू द यूएस बैक्ड गवर्नमेंट। उसके बाद नॉर्थ जो था वो हनोई रिवर में था, हनोई रिवर जो हमारी वियतनाम के नीचे बस रही है, ठीक है, और साउथ टू साउथ वियतनाम एंड यूएस, मतलब साउथ वाला जो है यूएस बैक्ड गवर्नमेंट को मिल चुकी थी। अंडर द जेनेवा कॉन्वेंस लाओस एंड कंबोडिया वे रिकॉग्नाइज एज लेजिस्टिमेटेड मोनार्की। उसके बाद हमारा लाओस और कंबोडिया वो एक महाराजा वाला तंत्र बन गया, लोकतंत्र से हट के। उसके बाद लाओस में कुछ सिविल वार हुआ तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। अंडर द जेनेवा कन्वेंशन लाओस एंड कंबोडिया वे आर रिकॉग्नाइज्ड एज फुल्ली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है आप लोग का कि जो जेनेवा कन्वेंशन था वहाँ पर लाओस और कंबोडिया फुल्ली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हो चुकी थी, और लाओस और कंबोडिया अलग अलग बच चुकी थी। टू oversee the implementation of the Geneva Convention, a 3-member international monitoring commission was formed whose members were India, Canada and Poland. इसके पास मॉनिटरिंग कमीशन बनी जो 3 मेंबर से बनी, जो हमारी इंडिया, कनाडा और पोलैंड थी।
हमारे सामने जेनेवा कन्वेंशन में कि जेनेवा कन्वेंशन अच्छी तरह चल रही है कि नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि तो यहाँ पर आप लोग का लड़ाई हुआ, सिविल वार हुआ यहाँ पर। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं लाओस में। ठीक है, ये पूरा वियतनाम है जिसको आधा आधा बांट दिया, उधर वियतनाम हो गया, इधर लाओस और कम्बोडिया मिल चुका था। ठीक है, चलिए आगे। आफ्टर द इलेक्शन इन लाओस ऑन 25 December 1955 द नेशनल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड एंड द गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ स्वान फुमा। जब इलेक्शन हुआ लाओस में 25 दिसंबर 1955 को, तब वहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म्ड हुई और गवर्नमेंट का लीडरशिप बना स्वान फुमा। इन लाओस द स्ट्रगल फॉर द पावर बिटवीन द थ्री ब्रदर्स स्टार्टेड एंड अ फियर सिविल वार स्टार्टेड। उसके बाद तीन भाई ने स्टार्ट किया एक सिविल वार, जो स्ट्रगल था पावर के लिए। वो स्ट्रगल को हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से पढ़ते हैं। यूएस रसिया इनडायरेक्ट मूवमेंट इन द लाओस सिविल वॉर वंस अगेन threatened world peace. Then India raised the demand to divide the International Control Commission in the accordance with the Geneva Convention. यूएस रसिया डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कर रहे थे लाओस सिविल वार में। तब इंडिया रेज हुआ और हमारा डिमांड करने लगा कि जेनेवा कन्वेंशन को फिर से लाया जाए। अल्टीमेटली it was decided to convene a 14-nation conference on this problem, in which Russia and America was agreed on the participation of all three sides of Laos. क्या हुआ कि यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रॉब्लम को सुलझा हुआ, और रसिया और अमेरिका आल्सो एग्री हो गए कि लाओस में तीन साइड बढ़ जाएंगे। This conference was held in May 1961, in which all the princes agreed on the formation of a joint cabinet, and the cabinet was also formed. But due to American conspiracy, the foreign minister of Laos was assassinated, and the civil war started again. Since the US did not want to communist spread in Laos, Swan Poma was made prime minister by election, and Swan Bong became deputy prime minister. Dissatisfied with this, the Pathet Law invaded Laos in 1970 and occupied the plain of Jars. Although America bombed fiercely in this war, the invasion of Pathet Law could not be stopped. उसके बाद क्या हुआ, जब रसिया और अमेरिका एग्री हो गया, तब हमारा कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ 1961 मई को। वहाँ पर सारे प्रिंस लोग ने एग्री किया, और अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी के कारण प्राइम मिनिस्टर को बनाया गया, फॉरेन प्राइम मिनिस्टर को लाओस का सुवान पुमा को। और उसके बाद पैथेट लॉ सुपन भांग जो थे वो हमारा 1970 में आ चुका था प्लेन ऑफ जॉर्ज में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इन 1970 द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इन्वेंशन ऑफ लाओस एंड इट्स डिटरेंशन सिचुएशन वाज entrusted to America. This complicated situation had arisen due to the openly coming of American to the war. ठीक है, ये सब नहीं पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, ये भी नहीं पढ़ना है, हाँ यहाँ पढ़ना है। तो ये हमारा पढ़ने का चीज़ है। द एम वॉज टू कैप्चर द हो ची मिन रूट द पैटेट लॉ और रशियन एंड ब्रिटेन पुट। तो देखो क्या हुआ, हो ची मिन रूट से हम लोग जाने लगे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या था वो जानते हैं। बट चाइना थ्रेटेंड अमेरिका, तो अभी भी चाइना डरती थी अमेरिका से, और अमेरिका सोच रही थी कि इस वार में हम जीतेंगे। तो ऐसा नहीं हुआ। वो उसके हो ची मिन रोड में वो ट्रैप्ड हो गए, और इस लाओस के कारण द ओनली सॉल्यूशन वाज to him to return. In this way America could not stop the spread of left in his attack. इसके कारण से अमेरिका नहीं अभी भी चुप रहा। ठीक है, चलो। कंबोडियन क्राइसिस हुआ था, तो कौन सा कंबोडियन क्राइसिस हुआ एक बार वो जान लो। कंबोडियन क्राइसिस, आफ्टर बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन 1954, आफ्टर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन कंबोडिया, प्रिंस नरोत्तम सिंघार को ये क्राइसिस हुआ था कंबोडिया में। तो ऐसा कुछ हो गया था, चलो देखते हैं क्या होता है। और ये हमारे इसके मोनार्कियल गवर्नमेंट के राजा थे, कौन थे ये आदमी। ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। कंबोडिया ऑन द पॉलिसी ऑफ नॉन एग्रीमेंट एंड न्यूट्रल। तो और ये स्टार्ट कर दिया एक कंबोडिया को पॉलिसी पर, और 1954 में अपने से
एक प्राइम मिनिस्टर ये बन गया। देयरफॉर कंबोडिया डिड नॉट ज्वाइन द साउथ ईस्ट एशियन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जिसके कारण से कंबोडिया साउथ ईस्ट कंपनी को नहीं ज्वाइन किया। अमेरिका वांटेड कि इस हमारे सिंघानुक जो हैं वो एक हरासिंग कंबोडिया बाय प्रोविंग थाईलैंड ड्यू टू दिस डिप्लोमेटिक मूव ऑफ अमेरिका इन 1963 सिंघानुक रिफ्यूज टू टेक एनी हेल्प फ्रॉम हिम। दिस वाज अ डिस्ग्रेस टू अमेरिका। इन मई 1965 he attacked Cambodia's border villages with वियतनाम। उसके बाद अमेरिका ने 1965 में अटैक किया कंबोडिया पर, जब ये ने सिंघानिक ने अमेरिका की बात मानने की इनकार कर दिया। तब क्या होता है वो जानते हैं। सिंघानुक देन सेवर्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ अमेरिका लेटर। उसके बाद सिंघानुक ने कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशन निभाया बाद में कि अमेरिका मेड द रेन ऑफ पॉइजन इन द कंबोडियन बॉर्डर एरिया बाय एयरप्लेन विच डिस्ट्रॉयड द रबर क्रॉप ऑफ अबाउट 40,000 एकर्स ऑफ लैंड। अमेरिका क्या किया, बारिश करवाया किसका, पॉइजन का, जहर का, किसके द्वारा, एयरप्लेन के द्वारा, और इसके कारण से 40,000 एकड़ ज़मीन हमारे बर्बाद हो गए रबड़ के। वहाँ पर रबड़ की खेती ज़्यादा होती थी, कहाँ पर, वियतनाम में, जिसके कारण से, सॉरी वियतनाम में नहीं, कंबोडिया में, जिसके कारण से वो खराब हो गया। ठीक, आगे चलते। देन सिंघानुक डिमांडेड कॉम्प्रेंशन फ्रॉम अमेरिका एंड शोइंग एन इंक्लाइनेशन टुवार्ड्स रसिया बिगन टू इंक्रीज डिप्लोमेटिक रिलेशन विद ईस्ट जर्मनी। उसके बाद इसने ईस्ट जर्मनी से अपना रिलेशन बढ़ाया और अमेरिका की तरफ थोड़ा आगे हुआ। इन देम टू पार्टी वर्ल्ड सिस्टम कैपिटलिस्ट अमेरिका डिड नॉट वांट कंबोडिया टू बी पैंथेटिक टू कम्युनिस्ट कंट्रीज। उसके जो टू पार्टी वर्ल्ड सिस्टम थी वो अमेरिका थी, जिसके कारण से कम्युनिस्ट कंट्रीज को वो नहीं चाहती थी। उसके बाद नरोत्तम सिंघानुक फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट इन एग्जाइल इन पेकिंग। उसके बाद ये सिंघानुक जो है वो गवर्नमेंट पेकिंग बनाते हैं, उसका डिक्लेयर्ड करते हैं जनरल लॉनोल को कि वो अपना गवर्नमेंट देखेंगे, नेशनल पार्लियामेंट को भी देखेंगे। और अप्रैल 1970 में सिंघानुक एक वार को रखते हैं जो एक न्यू गवर्नमेंट को बना सकती है। वियतनाम एंड वियत कांग्रेस ट्रूप्स और नरोत्तम सिंघानुक आर्मी वाज marching victorious towards the capital Phnom Penh. The US intervened immediately. American forces from South Vietnam entered Cambodia and massive complete. This was very fierce. तो इसके कारण से नरोत्तम सिंघानुक ने अमेरिका की तरफ से एक वार लड़ी। तो अमेरिकन ने क्या भी किया तो वो भी हम लोग समझेंगे। एक मिनट हम जरा देख लें हम कितने पेज पे हैं। 40 पेज, हम लोग 22 पेज में। चलिए कोई नहीं, ठीक है, अभी बहुत सारे पेज पढ़ना मेरे को। ठीक है, अमेरिकन्स जो हैं वे आर ऑल्सो वाइडली अपोजिंग दिस पॉलिसी ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट निक्सन हैड टू अनाउंस द विड्रॉल ऑफ इट्स forces, but South Vietnam complicated this situation by announcing that its forces would remain in Cambodia. Now it seemed that China wouldn't be intervening in Cambodia. उसके बाद अमेरिकन ने यूएस प्रेसिडेंट निक्सन थे, उन्होंने एक अनाउंस किया कि ये हमारे प्रेसिडेंट निक्सन है। तो वो उन्होंने अनाउंस किया कि साउथ वियतनाम हमारे सिचुएशन में नहीं आती है, जिसके कारण से हम वहाँ पर लड़ाई रोक देंगे। तो कंबोडिया में लड़ाई रुक गई। इन दिस वीक वंस अगेन द सिक्योरिटी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया वाज इन डेंजर। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में डेंजर हो गई। सेंसिंग दिस सिचुएशन इंडोनेशिया प्रपोज। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुआ जो जकार्ता में हुआ 16 मई 1970 में, जिसमें वो सक्सेसफुल हो गया और वहाँ पर कंबोडिया बच गया। ठीक, फिर कंबोडिया में रेड खुमेरी आर्मी मार्च हुई जो एक कंबोडिया को नाम बदल दिया, उसका रख दिया खाम फुजिया कंबोडिया को रख दिया अप्रैल 1978 में। ठीक है, चलो। नरोत्तम सिंघानुक अगेन द बिकम द हेड ऑफ स्टेट। उसके बाद कंबोडिया का वही न सिंघानुक ही रहे। उसके बाद वियतनाम में सिविल वार हुआ और अमेरिका के बीच में क्या क्या सिविल वार हुआ वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो और ही अभी बहुत सारा चीज़, तो ये बहुत कुछ लगा हुआ है हमारे चैनल में। तो मतलब ठीक है, तो इस तरह के जो बहुत सारे टॉपिक हैं हमारे, उसको एक बार आप लोग पढ़ लेना तो बहुत मज़े आएगा। हम पढ़ा देते हैं। वियतनामी सिविल वार एंड अमेरिका। देखो, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। 2 Vietnamese states were born from the Geneva
उसके बाद 2 वियतनामीज बॉर्न हुए, कौन कौन एकॉर्ड्स, बट देयर द लिटिल होप लास्टिंग पीस बिकॉज इन नॉर्थ वियतनाम। तो वियतनाम जो जेनेवा थे उनसे 2 वियतनाम जन्म लिए। कौन कौन थे वो? तो साउथ वियतनाम एंड नॉर्थ वियतनाम। तो 1956 इलेक्शन में वुड वी हेल्प टू यूनिफाई एंड वो दोनों एक हो गया होल ऑफ वियतनाम। उसके बाद 1956 में जब इलेक्शन हुआ तो वियतनाम एक हो गया। 1960 में वियट कॉन्ग अलग बना जो नेशनल लिबरेशन आर्मी था। उसके बाद 1961 में द सिचुएशन साउथ वियतनाम एंड सिविल वार ब्रोक आउट दिया। उसके बाद सिविल ब्रोक आउट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अमेरिका विच वांटेड टू स्टॉप द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिज्म इन साउथ वियतनाम। उसके बाद अमेरिका क्या चाहता था कि साउथ वियतनाम में लड़ाई वड़ाई नहीं हो और वाइट पेपर बन जाए पीस थ्रेड, और वो वाइट पेपर चाहता था यानी कि शांति। सितंबर 1961 को एक हो ची मिन गवर्नमेंट ने वियतनाम रिस्पॉन्सिबल कर दिया 4000 सोल्जर्स के साथ और सागोन टू हेल्प साउथ वियतनाम। और साउथ वियतनाम में कुछ लड़ाई छिड़ गई। The reality of that the people were fed up with the dictatorial और कोटेशी neon दिन them, यही है neon दिन them. The Buddhist people were self-immolating because of religious intolerance. तो ये अपना जन्म लिया वहाँ पर बुद्धिस्ट पीपल की तरफ, और ये एक रिलीजियस इंटॉलरेंस था। तो ये अपना रिलीजियस धार्मिक कथा चला रहा था, तो धार्मिक कथा तो वहाँ चलेगा नहीं, इसके कारण से आर्मी रिवोल्टेड जो किल्ड नेओ। ठीक है, द मिलिट्री गवर्नमेंट वाज इस्टेब्लिश। उसके बाद मिलिट्री गवर्नमेंट आ गई वहाँ पर, और इन दिस वे गवर्नमेंट बची रही और उसके बाद चली आगे, लेकिन पॉलिसी चेंज नहीं हुई और वियत कांग्रेस कंटिन्यू रही। चले, उसके बाद 5 अगस्त 1964 को क्या हुआ कि यूएस अटैक्ड हो गया नॉर्थ वियतनाम में एंड डिस्ट्रॉयड द सम मिलिट्री बेसिस। उसके बाद साउथ वियतनाम में जब नहीं चार्ज हुआ तो नॉर्थ वियतनाम में कहाँ से शांत होगा। दिस वार स्टार्टेड बाय अमेरिका वाज क्वाइट वायलेंट, जो हमारी शांति सी वायलेंट थी। बारबरिक एंड टॉर्चर, डेंजरस वेपन्स, टैंक्स एंड बॉम्बर्स, एयरक्राफ्ट वेर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन दिस वार अलॉन्ग विद दिस केमिकल वेपन्स, नापाल्म, ऑरेंज एजेंट एंड फॉस्फोरस। नॉर्थ वियतनाम के पास नापाल्म, ऑरेंज एजेंट, फॉस्फोरस थी जो केमिकल वेपन्स थी, लेकिन हमारे पास अमेरिका के पास डेंजरस वेपन थी। इसके कारण से बहुत भयंकर लड़ाई छिड़ गई। उसके बाद कुछ 1967 तक अमेरिका में वर्ल्ड वार 2 हो गया। ठीक, चलो उसके बाद कुछ 2 से 2.5 बिलियन पर साल ये हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, स्पेंड हो रहा था। ठीक है, और तो उसकी इकोनॉमिक हालत भी बहुत ख़राब हो गई, किसकी? अमेरिका की भी। साउथ वियतनाम में क्वेश्चन ऑफ प्रेस्टिज कंट्री ऑन द अदर हैंड द वियतनामीज वेयर नो लॉन्गर फाइटिंग फॉर। उसके बाद वियतनामीज के पास उतनी भी चांसेस नहीं थे कि वो जीत जाए। उसके बाद एक स्टोरी आती है, ट्री ऑफ इज ऑल्सो हियर इन वियतनाम व्हिच इज वर्शिप्ड एज द गॉडेस एट दिस टाइम। उसके बाद ट्री ऑफ एक आदमी थे जो वर्शिप कर रहे थे, जिसके कारण से हमारे वियतनाम बच गई। ठीक है, और वियतनाम कॉज लॉट ऑफ डैमेज टू द अमेरिकन, और अमेरिकन के द्वारा लॉट ऑफ डैमेज पाई गई और वियतनामी स्पिरिट वेर स्टिल हाई, और उसके कारण से वियतनामीज बच गई। ठीक है, उसके बाद ये सब नहीं पढ़ना है। तो नाउ अमेरिका ऑल्सो वांटेड पीस टॉक्स बट ऑन इट्स ओन टर्म्स। सो इन 1968 पीस टॉक्स इन पेरिस। उसके बाद पीस टॉक्स हुआ पेरिस में। ड्यू टू अमेरिकन द टॉक्स वेरी टॉक्स इन द वन प्लेस फॉर 6 मंथ, और 6 महीने के लिए शांति रहा अमेरिका में। उस वियतनामीज को भी शांति मिला और प्रेसिडेंट निक्सन अपने फोर्सेस को पीछे ले गए। ठीक है, इसके कारण से 1969 में जब हमारा गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1969 में, है ना, तब वहाँ पर क्या हुआ वो पढ़ते हैं। 7 जून में बताया, लेकिन उनसे पहले उनके बाद हमारा गांधी जी का जन्म हुआ। द वियतनामीज डिलीगेशन, यानी कि हम लोग इतना भी पढ़े उस टाइम भी हमारे गांधी जी नहीं थे, नहीं तो अभी हमारा इंडिया और अच्छा रह सकता था उनसे आइडिया लेके। विद कांग्रेस गवर्नमेंट इन द फ्री जोन ऑफ साउथ वियतनाम विच वाज इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड बाय रशिया एंड चाइना। उसके बाद रसिया और चाइना से वो हो चीन मदद मांगा। उसके बाद हो ची मिन मर गया, जो हमारा वियतनामीज नेशनलिटी का फादर कहलाता था। ठीक है, अमेरिकन फेलियर एंड वियतनामीज यूनिफिकेशन। वियतनाम में यूनिफिकेशन कैसे हुआ वो हम लोग को पढ़ना है, तो जल्दी से वो पढ़ लेते हैं एक बार। अमेरिकन फेलियर एंड वियतनाम यूनिफिकेशन। ठीक है, नाउ इंस्टेड ऑफ हॉलीवुड जस्टिफाइंग अमेरिका वियतनाम वार
Films on America's advocacy started being made. Nixon, on the other hand, won the US presidential election and became the new president. तो अमेरिकन फेल हो रहा था धीरे धीरे और वो हॉलीवुड फिल्म बना रहा था कि वियतनाम वॉर में अमेरिका कैसे जीता। तो निक्सॉन ने फिर से प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन गया अमेरिका का, ठीक है। और ये यूएस टर्म्स क्या होता है? इंडिपेंडेंस ऑफ साउथ वियतनाम। यूएस टर्म्स था कि साउथ वियतनाम क्या क्या फिल्म में दिखाया वो दिखा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। ऑल द आर्मीज ऑफ इंडो चाइना स्टॉप द वार एंड स्टेड इन प्लेस। सारा इंडो चाइना का स्टॉप हो गया वार, और उसके बाद एक इंटरनेशनल ऑब्जर्वर बना हमारा अमेरिका, जो सभी को शांत करने की भावना रखता था, ठीक है। इसके बाद पीस हुआ और रिजेक्टेड द यूएस फोर्सेज स्टार्टेड बॉम्बिंग अगेन। लेकिन यूएस फोर्सेस कहाँ मानने वाला है, वो स्टार्ट कर देता है बॉम्बिंग अगेन। बट अमेरिका न्यू दैट इट would have to withdraw its forces. Nixon again put forward the 8-point plan. The Vietnamese rejected it. Now America started trying to make China in its favor. A settlement was reached in Viet Congress, North Vietnam and South Vietnam, but South Vietnam objected and argued in negotiation. The Viet Congress rejected it this time. तो एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया हिरोशिमा में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्यों गिराया गया? क्योंकि यूएस फोर्सेस ने कुछ मांग की थी हमारे वियतनाम से, तो वियतनाम ने चाइना से मिल के नहीं बोला, तो अमेरिका गुस्सा हो गया, वहाँ से एटॉमिक बॉम्ब स्टार्ट हो गया। उसके बाद हनोई वाज आल्सो डिस्ट्रॉयड। इस बॉम्ब से हनोई भी डिस्ट्रॉयड हो गया। लेकिन वियतनामीज अभी भी ठीक ठाक चल रहा था। जो एग्रीमेंट बना वियतनाम वार के बाद पेरिस में, द मेन पॉइंट्स ऑफ द एग्रीमेंट वेयर विदड्रॉल अमेरिकन फोर्सेस इन 60 दिन में वो भूल गया था कि अमेरिकन फोर्सेस ने क्या क्या विदड्रॉल किया। इन दिस वे द ऑनगोइंग वॉर विथ अमेरिका एंडेड इन अप्रैल 1975। नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम वाज यूनिफाइड। और उसके बाद हमारा वियतनाम यूनिफाइड हो चुका था, ठीक है। ये रहा हमारा हनोई, जो वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, ठीक है। ये है लाओस, यहाँ म्यांमार है, और ये थाईलैंड, ये कंबोडिया, कंबोडिया, वियतनाम। देखो वियतनाम यहाँ पर एक पहले था और एक वियतनाम यहाँ पर था, ठीक है। तो ये पूरा वियतनाम का पार्ट है, इंडो चाइना हम लोग बोल सकते हैं। थर्स इंडेड द अमेरिकन वियतनाम वार, और इसके कारण से अमेरिका वार ख़त्म हो गया। बहुत अच्छा बात है, हम भी पागल हो गए वियतनाम वार के कारण से। तो 1985 मिलियन डॉलर्स बहुत खर्चे हुए थे इस वार में। 9855 मिलियन डॉलर, बहुत ज़्यादा पैसा हो जाते हैं। और 18,000 सोल्जर भी मारे चुके थे। साउथ वियतनाम किल्ड भी हो गए थे, 56,000 सोल्जर्स किल्ड, ठीक है। और भी 3600 कंट्रीज टैंक डिस्ट्रॉयड हो गए, तो बहुत कुछ। तो आगे चलते हैं, क्या क्या डिस्ट्रॉयड हुआ हमने पढ़ा। उसके बाद एक मैली विलेज है इंसिडेंट है, तो वो पढ़ लेते हैं। इसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। इंडो चाइना मूवमेंट में हमें तुरंत OMR तुरंत अभी मैं बता दूंगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देयर वाज अ विलेज इन साउथ वियतनाम वेयर द अमेरिकन आर्मी believed to be pro-Vietcong surrounded the entire village, took men hostage and king raped them for several days, then killed them and set the whole village on fire and old men buried among the corpses। देखो क्या हुआ कि साउथ वियतनाम में एक इंसिडेंट हुआ कि अमेरिकन आर्मी ने फिर से वहाँ पर रह रहे थे, तो वियत कांग्रेस ने उसको जला दिया, उस जहाँ पे अमेरिकन आर्मी रह रहे थे उस विलेज को। उसके बाद गैंग रेप हो गया, मतलब वहाँ पर सारे को मार दिया गया गैंग से कुछ दिनों में। और उसके बाद बहुत सारे आदमी लोग मारे गए। उसके बाद होल विलेज फायर, और उसके बाद विलेज में आग लगा दी और सारे बूढ़े लोग को ज़मीन में गाड़ दिया गया। उसके बाद इस एक्सीडेंट को बहुत आगे लिया गया है, जो हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब अब आगे क्या होगा वो हम लोग अगली क्लास में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर नहीं हमारा यहीं एंड होता है। तो ये देख ले सकते हैं कि अमेरिका वार, अमेरिकन अमेरिकन जो आर्मी थे, अमेरिकन आर्मी कैसे हमारे रह रहे हैं और कैसे बात कर रहे हैं। अमेरिकन आर्मी यही है, ठीक है। पूरा जला दिया गया था, फायर कर दिया। देखो कुलक काला काला है ना, तो फायर हो गया था, ठीक है। चलो अब हम एक OMR लेते हैं आपसे, यानी कि 1 मिनट, ठीक है। तो हम लोग OMR करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो 1 मिनट रिवीजन। सबसे पहले हम लोग देखें कि फ्रेंच ने कैसे वियतनाम के ऊपर मतलब वियतनाम को कब्ज़ा किया और फिर वियतनाम को छोड़ दिया। फिर जापानीज़ आए और जापानीज़ ने फिर वार किया। उसके बाद अमेरिकन ने भी वार किया। मतलब हमारे इंडो चाइना जो थे वो बहुत दर्द भरा कहानी था उनका, बहुत हार्टफुल कहानी था। तो जिसको सुन के हम लोग बहुत पागल हो चुके थे, यानी कि इतना वार हुआ कि हम लोग को याद थोड़ा थोड़ा है। बहुत अच्छे से याद करना है सबको और आपने काम करना। तो नेक्स्ट क्लास क्या है वो हम बता दूं। तो नेक्स्ट क्लास आप लोग का हिस्ट्री नहीं होगा, आप लोग का फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो होगा, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है। बिहार बोर्ड का फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो ज्योग्राफी का चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 का शायद गौ होगा, ठीक है, जिसको हम लोग सी भी बोलेंगे, 1 का सी, ठीक है। ये चैप्टर का नाम ही दिया गया है 1 का सी, ऐसा चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ के आना। बाय बाय, टेक केयर। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो थैंक यू।